हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोर्स सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज हम हमारे राज्यसभा टीवी विशेष के समराइजेशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में। पाषाण युग से लेकर आज तक मनुष्य लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा है। इस यात्रा में ऊर्जा को हम प्रगति की सीढ़ी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे जैसे मनुष्य प्रगति की सीढ़ी चढ़ता गया वैसे वैसे उसकी ऊर्जा आवश्यकता बढ़ती गई। ऊर्जा की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने कई रूपों में ऊर्जा को खोजना शुरू किया। पत्थर रगड़कर चिंगारी से आग पैदा करना हो या फिर अणुओं की टकराहट से बिजली पैदा करना हो, इंसान ने हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी विकास किया है। आज रसोई से लेकर खेत खलियान तक, उद्योग व्यापार से लेकर सड़क यातायात तक सभी जगह ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम की बढ़ती खपत ने एक बार फिर दुनिया को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा तेल एक आवश्यक वस्तु बन गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कच्चे तेल की इन कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए देश की सरकार ने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR में इजाफा करने का फैसला लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि SPR क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। वहां पे आपको सभी वीडियोज़ के PDF मिलेंगे, वॉइस मैसेजेस मिलेंगे और स्पेशल PDF मिलेंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है। पेट्रोलियम रिजर्व किसी भी एक देश या कंपनी द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पेट्रोल को रिजर्व करने के स्थान को कहते हैं। पेट्रोल को रिजर्व करने के लिए इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति को चुना जाता है जहां पे प्राकृतिक आपदा घटित होने की न के बराबर संभावना हो और अगर किसी देश के द्वारा उस जगह आक्रमण किया जाए तो उस आक्रमण को सहन करने की उस जगह क्षमता हो। इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति को चुनने के लिए धरती के अंदर जो रॉक होती है उनका मजबूत होना ज़रूरी होता है। जिस प्रकार आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, आपको चारों तरफ रॉक दिखेंगी और ये एक गुफा दिखाई देगी। यहाँ पे पेट्रोल को रिजर्व किया जाएगा और इन चट्टानों का मजबूत होना आवश्यक है उस पेट्रोल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। तो ये आपने देखा इनसाइड व्यू। अब आप देख सकते हैं कि कैसे पेट्रोल बाहर से एक पेट्रोल रिजर्व के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि किसी भी एक देश या कंपनी को इन संरचनाओं की आवश्यकता क्यों होती है। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और भारत को जितनी आवश्यकता है उसमें से 80% से अधिक तो भारत आयात ही करता है। भारत स्वयं बहुत कम उत्पादन करता है कच्चे तेल का और जो आयात करता है उसका अधिकांश हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है। तो अब हमें ज़रूरत क्यों है? सोचिए कि अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या युद्ध या किसी भी प्रकार की अन्य आपदा से अगर आपूर्ति में व्यवधान आ जाता है तो देश कैसे चलेगा। अगर एक दिन भी देश में पेट्रोल की कमी हो जाती है तो आप सोचिए, डेयरी से दूध नहीं आएगा और सब्जी मंडी से सब्जी नहीं आ पाएगी और व्यापार रुक जाएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर से आपके जो व्यापारी है वहाँ तक माल नहीं पहुँच पाएगा और देश की इकोनॉमी एक तरीके से रुक जाएगी और देश में क्राइसिस की कंडीशन आ जाएगी। तो हमें देश में स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की ज़रूरत है क्योंकि अगर इनमें से किसी भी प्रकार की कंडीशन अगर देश में आ जाती है तो कम से कम हम देश को उस पेट्रोलियम रिजर्व से चला सके। इसीलिए हमें इन संरचनाओं की आवश्यकता होती है। अब आगे बात करते हैं। कुछ महीनों पहले हमारे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, 6.5 लाख टन क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने की मंजूरी दे दी है और ये 2 लोकेशन पे है। पहला कर्नाटक के पदूर में और दूसरा ओडिशा के चांदीखोल में और क्षमता है 6.5 MMT और इसके अलावा वहाँ पे एक कॉमन सिंगल पॉइंट मूरिंग भी बनाया जाएगा जो कि दोनों को लोकेट करेगा। अब बात करते हैं इनकी लोकेशन के बारे में। यहाँ पे आपको मैप पे मिलेगा हमारा देश भारत और इसके पश्चिमी घाट पे आपको मिलेगा इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। यहाँ पे ये कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक के पदूर में। इस मैप को आप जब और जूम करेंगे तब आपको गोवा के नीचे और कन्नूर के ऊपर यहाँ मिलेगा इंडियन
स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व पदुर में। अब दूसरी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं और वो आपको मिलेगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पे आपको मिलेगा? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के पास। तो इसको जब आप और जूम करेंगे तब चांदीखोल उड़ीसा ये लोकेशन आपको मिलेगा कटक भुवनेश्वर के आगे। तो हमने इन दोनों की लोकेशन के बारे में देख लिया कि ये कहाँ पे लोकेट हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये जो परियोजना है ये ट्रिपल पी मॉडल पे आधारित है। ट्रिपल पी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल पे ये परियोजना आधारित है। इस परियोजना के तहत जो गोदाम बनाए जाएंगे उनके नियम और शर्तों का निर्धारण कौन सा मंत्रालय करेगा? पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। परंतु वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करने के बाद अब इनकी क्षमताओं के बारे में बात कर लेते हैं। चांदीखोल में 40 लाख टन की क्षमता और पदुर में 25 लाख टन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और ये जो सारा काम है इसको मैनेज कौन सी कंपनी करेगी? ISPRL। और ये है क्या? तेल उद्योग विकास बोर्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। और ये दोनों कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आती है। अब बात करते हैं वर्तमान में हमारे पास कितनी क्षमता है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण की। तो हमने बात की कि ISPRL ये सारा मैनेज करेगी, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। और इसने वर्तमान में 3 जगह पर भंडारण के लिए गोदाम स्थापित किए हुए हैं। पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा है मंगलुरु और तीसरा है पदुर। और इनकी क्षमताएं क्रमशः इस प्रकार हैं। विशाखापट्टनम में 13.3 लाख टन, मंगलुरु में 15 लाख टन और पदुर में 25 लाख टन। और जो टोटल क्षमता होती है वो कुल मिला के हो जाती है 53.3 लाख टन। और जो अब हमने बढ़ाई है उसको और बढ़ाया है हमने 55 लाख टन। अब ये देखते हैं कि हमारे अगर कच्चे तेल की आपूर्ति बाहर से रुक जाती है तो कितने दिनों तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। जो पहले क्षमता थी 53.3 लाख टन उससे हम 10 दिन तक सर्वाइव कर सकते थे। और जो अब 55 दिन की और बढ़ा दी गई है उससे हम 12 दिन तक और सर्वाइव कर सकते हैं। कुल मिला के हम अब 22 दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा भारतीय रिफाइनर जैसे कि ONGC हुआ, IOCL हुआ, ये भी कच्चे तेल का भंडारण करती हैं और इन्होंने 65 दिन का भंडारण अब तक कर रखा है। तो इस प्रकार भारत में कुल हमारे पास 87 डेज का पेट्रोल यहाँ पे रिजर्व रहेगा सर्वाइव करने के लिए। अब हम बात करते हैं IEA के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। IEA इट मीन्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके अकॉर्डिंग इसके मेंबर स्टेट्स के पास नियरली 90 डेज़ का स्टॉक होना चाहिए और भारत के पास अब 87 डेज़ का स्टॉक हो चुका है। तो भारत ने अप्रोक्सीमेटली IEA के रूल्स को फॉलो कर लिया है। तो ये सब हमने बात की भारत की मौजूदा क्षमता के बारे में। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि भारत की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता में से 80% से ज़्यादा भारत तेल का आयात करता है। तो हमें अपने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को थोड़ा मजबूत करना होगा और भारत का ये कदम बहुत ही प्रभावी साबित होगा भारत के फ्यूचर के लिए। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने जो कंपनियां भारत में तेल के शोधन का काम करना चाहती है उनके लिए नियमों को सरल बनाया है और कुछ प्रकार की छूटें भी दी है। एवं जो तेल उत्पादक कंपनियां हैं उनको ये अनुमति दी है कि अगर आपके निर्धारित अनुबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भंडार मिलता है तो आप उसको अपने कार्य क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, परंतु वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। और भारत सरकार इन कंपनियों को डेटा भी प्रोवाइड करवाएगी। इससे क्या होगा कि वो भूकंप से संबंधित डेटा को अध्ययन कर पाएंगे, डेटा को समझ पाएंगे और ज़्यादा सक्षमता से तेल की खोज कर पाएंगे। तो ये सब हमने बात की कि इंडिया के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कल का क्वेश्चन था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी गुमशुदगी का पता किस आयोग को चला। देखिए ये तीनों आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी गुमशुदगी के लिए बनाए गए थे। शाहनवाज कमेटी, मुखर्जी आयोग और खोसला आयोग तीनों। परंतु मुखर्जी आयोग ने 2005-6 के बीच UPA सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें उसने कहा था कि सुभाष बाबू की मृत्यु ताइवान में प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है B, मुखर्जी आयोग। अब आज के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज का क्वेश्चन पेट्रोल के बारे में है और ये पेट्रोलियम रिजर्व की जो हमने बात की उससे रिलेटेड है ओपेक। तो उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है 2016 में कौन सा देश फिर से मिला था और किस देश ने ओपेक को छोड़ा था। इसमें से ऑप्शन है गेबोन और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और कतर, संयुक्त अरब अमीरात या फिर कतर वेनेजुएला। तो आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
and thanks for watching our video. Please like, share and subscribe. Bye bye.